morning students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you root mean square value of alternating current in lesson number 10. आप पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका पूरी एक साइकिल के लिए अगर हम करंट का मान ज्ञात करते हैं तो औसत मान क्या आता है, शून्य आता है। ठीक, इसीलिए हमने हाफ साइकिल के लिए इसका औसत मान ज्ञात किया था कि प्रत्यावर्ती धारा अगर 0 से लेकर के 20 वोल्ट तक जा रही है तो इसका औसत हम कैसे ज्ञात करें। अगर हम पूरे चक्र के लिए ज्ञात करते हैं तो 20 पॉजिटिव होगी, 20 निगेटिव हो जाएगी नीचे के ग्राफ में, तो टोटल इसका एवरेज क्या हो रहा था, 0। इसलिए हमने हाफ साइकिल के लिए ज्ञात किया था। अब अगर हम पूरे साइकिल के लिए निकालना चाह रहे हैं, अच्छा एवरेज 0 हो क्यों रहा है, इस वजह से क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में जो करंट है वो क्या है, निगेटिव। इस वजह से जैसे कि ये पूरा इसका साइकिल चल रहा है, ये यहाँ पर I पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर I निगेटिव ना होता तो पूरे साइकिल के लिए 0 ना होता मान। तो अब हम अगर पूरे साइकिल के लिए धारा का औसत मान निकालना चाहते हैं तो क्या करें कि जो ये माइनस मान है पहले इसका हम वर्ग कर लें। अगर वर्ग कर दे तो माइनस मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसका हम माध्य निकाल लें क्योंकि हमको माध्य निकालना है औसत, और लास्ट में जो आंसर है उसका फिर से हम क्या कर दें, वर्गमूल कर लें। जैसे कि कोई भी संख्या ये दी हुई है 2, इसका अगर हम स्क्वायर करके अंडर रूट लगा लेते हैं तो इसका मान 2 ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही हम यहाँ धारा में करने जा रहे हैं। पूरे एक साइकिल के जब हम औसत मान निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे, पहले वर्ग करेंगे तब माध्य करेंगे तब वर्गमूल लेंगे। तो हमने क्या किया, करंट का वर्ग किया और इसका हमने औसत निकाले। ये जानते हैं ये जो बार साइन होता है इसको क्या कहते हैं, औसत का चिन्ह कहते हैं। जैसे आप निकालते थे समांतर माध्य तो x बार लिखते थे हाई स्कूल में, समांतर माध्य मैथमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पर ये बार लगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माध्य को। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगा, फुल साइकिल के लिए ज्ञात करने जा रहे हैं तो जहाँ t लिखा, t/2 लिखा था वहां क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। यहाँ पर भी हो जाएगा 0 से कहां तक, t तक, और यहाँ पर I का स्क्वायर हो जाएगा और dt हो जाएगा। हमारा मेन फार्मूला जो है औसत निकालने का वो क्या था, 1/t, 0 टू लिमिट t होती है, यहाँ I dt था। अब यहाँ I स्क्वायर किया है तो यहाँ भी I स्क्वायर, ये माध्य लगा है, ये तो माध्य निकालने का तरीका है। यहाँ पर है ना, माध्य लगा है, इसका मतलब ये हम क्या निकाल रहे हैं, पूरा माध्य ही तो निकाल रहे हैं। 1/t, t बराबर क्या आया था, 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, 0 टू यहाँ भी लिख देंगे 2π/ओमेगा। अब आप जानते हैं I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t, क्योंकि I = I0 sin ओमेगा t। तो ये मान जब यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर और sin स्क्वायर ओमेगा t, यहाँ पर हो जाएगा ω/2π, ये ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा 1/0 टू यहाँ लिमिट है 2π/ओमेगा। ये I स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन केवल उसी का होना है, ये dt लिखा है तो t का इंटीग्रेशन होना, तो यहाँ पर हम I0 स्क्वायर बाहर कर ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर केवल बच रहा है आपका sin स्क्वायर ओमेगा t। ये सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं। कैसे करते हैं, फिर इसका फार्मूला लगा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos 2 θ/2। ये फार्मूला होता है, आपने हाई स्कूल में साइन cos 2 थीटा के 3-4 फार्मूले पढ़े, वहीं से निकल के आता है। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह अगर ओमेगा टी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो जहां पर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी रखा हुआ, हमको ये मान रखना है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं इसको। 2π यहाँ पर हो जाएगा I0 स्क्वायर लिमिट 0 टू 2π/ओमेगा। अब इसकी जगह हम लिख रहे हैं क्या, 1 - cos 2 ओमेगा t/2 dt। अब इसका समाकलन हो पाएगा, देखो ये 2 पहले से लिखा है, ये 2 और यहाँ जाएगा 4 हो जाएगा, ω/4π, और यहाँ पर हो गया है I0 का स्क्वायर। लिमिट चल रही है 0 टू 2π/ओमेगा। अब यहाँ पर बचा क्या, 1 - cos 2 ओमेगा t। 1 का जब हम t के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो t आता है, माइनस cos ओमेगा t का क्या होता है, क्या होगा, साइन
2 ओमेगा टी अपॉन ये जो है ये तो 2 जा चुका है, 2 ओमेगा फिर से आ जाएगा समाकलन में, 2 ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या, अब ये हटा दीजिए, समाकलन कर चुके ना, तो ये हट जाता है, लिमिट यहाँ पर लग जाती है 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। अब हम बता देते हैं आप लोगों को थोड़ा समाकलन में, जैसे 1 का करना है, ये देख लीजिए। अगर यहाँ लिखा 1 dx तो इसका हो जाएगा x, अगर लिखा 1 dt तो इसका हो जाएगा t, अगर लिखा हुआ है 1 ओमेगा dy तो इसका हो जाएगा y। मतलब 1 का क्या हो जाएगा, जिसके सापेक्ष t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t हो जाएगा, ये होता है। और एक फार्मूला तुम लोग अभी जान लो यहाँ से, अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos a थीटा, जहां पर a कांस्टेंट है, तो होता क्या है, cos का समाकलन होता है sin थीटा। तो पहले तो ये a थीटा पूरा लिखेंगे, अब थीटा के आगे जो वैल्यू होगी वो अपान में आ जाती है, ये इसका फार्मूला होता है। तो cos का हमने पहले तो ये पूरा लिख लिया, sin ओमेगा 2 ओमेगा t, ठीक। उसके बाद जो t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t के आगे जो ये वैल्यू लिखी है अपान में आ जाएगी, और ये 2 यहाँ पर पहले ही हम ले आए हैं। अब हमको केवल लिमिट रखना रह गया है, तो पहले हम ये अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपान 4 पाई। पहले अपर लिमिट हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, जैसे देखो हम यहाँ पर रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। चलो रख के देख लें, आप क्यों लाइनें बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर टी की जगह रखेंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, यहाँ 4 पाई बचेगा, और साइन 4 पाई, पाई का मतलब 180 अंश, साइन में 180 अंश के आगे चाहे 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ अगर यहाँ 180 अंश आ गया तो इसका मान 0 ही रहेगा। अगर आगे पाई लिखा है, उसका पूर्ण गुणज है 2 3 4 5, उसका 0 हो जाता है। तो चलो एक बार हम रख के यहाँ पर दिखा दे रहे हैं तुमको कि यहाँ पर मैंने रखा है, तो आया है 4 पाई अपान 2 ओमेगा। फिर हम अपर लिमिट रखने जा रहे हैं, तो 0 यहाँ लिखेंगे तो 0 यहाँ लिखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, ये माइनस बीच में 0। तो ये सब कोई जरूरी नहीं हम इतना सब करते, हमको केवल यहाँ रखेंगे, ये वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ भी 4 पाई अर्थात 180 का पूर्ण गुणज है, तो ये सब मान उधर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो लिखे रहने दो, अगर समझना है भविष्य में कहाँ से है, या फिर आप काट नहीं सकते हो। ये अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अब ये सब 0 हो गया ना, केवल इतना बचा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, आई स्क्वायर और उसका क्या है माध्य, तो आपको मिल रहा है ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपान 4 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब से ओमेगा कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 से यहाँ 2 बचेगा, तो ये बच रहा है आई नॉट आई स्क्वायर बार अर्थात वर्ग माध्य बराबर आ रहा है आई नॉट का स्क्वायर अपान 2। अब हमको क्या करना है, वर्ग हो चुका है, माध्य हो चुका है, मूल निकालना है अर्थात वर्गमूल निकालना है। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो अब हम इधर वर्गमूल करेंगे, लगाएंगे अंडर रूट आई स्क्वायर बार इक्वल, इधर अंडर रूट अगर हम लगाते हैं तो आई नॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा अंडर रूट 2। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल, इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल, अर्थात पढ़ते हैं IRMS रूट मीन स्क्वायर, इसको हम कहते हैं IRMS अर्थात रूट मीन स्क्वायर बराबर आया आई नॉट अपान अंडर रूट 2। ये IRMS वैल्यू हो गई इसकी धारा के लिए। और वोल्टेज के लिए अगर कहें तो वोल्टेज के लिए यही फार्मूला वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा। अगर कहें VRMS तो VRMS वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर बराबर हो जाएगा V नॉट अपान अंडर रूट 2। क्या आप कुछ समझ पाए डेरिवेशन को? थोड़ा सा मैथमेटिकल बहुत ज्यादा है लेकिन कठिन नहीं है इतना। देखिए आपने प्रत्यावर्ती धारा का जो IRMS मान निकाला है यह आया है आई नॉट अपान अंडर रूट 2। जैसे कि ये कोई सर्किट है, एक परिपथ है, उसमें करंट इस प्रकार से चल रहा है। मान लीजिए घरेलू परिपथ है जिसमें कितनी सप्लाई होती है, 220 वोल्ट मान लीजिए 220 वोल्ट हो रही है 220। तो ये जो 220 वोल्ट आप कह देते हैं ये क्या है, ये V नॉट है, आई नॉट है, सॉरी वोल्टेज का अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर VRMS
वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो अगर आप कहते हैं घरों में 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है तो ये वी नॉट है कि वी आर एम एस है, क्या समझे आप इससे? ये वी नॉट नहीं है, ये वी आर एम एस वैल्यू है, इसका एवरेज मान है वी आर एम एस। अगर आप कहते हैं 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है तो अगर घर में वोल्ट मीटर लगाकर कहीं भी नापेंगे तो वोल्ट मीटर 220 वोल्ट ही बताएगा। तो हमारा जो वोल्ट मीटर एमीटर नापते हैं वो क्या नापते हैं? आई आर एम एस और वी आर एम एस। वी नॉट नहीं नापते। देखो वी नॉट तो यहां पर होगा, ये यहां पर होगा माइनस वी नॉट, लेकिन यहाँ 0 से शुरू होगा वोल्टेज, बढ़ते 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 ऊपर पहुंचा होगा वी नॉट तक। तो हमारे जो एमीटर और वोल्ट मीटर है ये क्या बताते हैं? ना इसको इसका एवरेज मान बताते हैं। तो जो वी आर एम एस अगर न्यूमेरिकल में कहीं लिखा हुआ है कि एमीटर इतना पाठ्यांक बताता है तो वो आई नॉट नहीं हो सकता, आई आर एम एस होगा। अगर कहते हैं वोल्ट मीटर इतना मान बताता है तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा? वी आर एम एस बताएगा, ठीक, वी नॉट नहीं बताएगा। अब इसमें ही देखिए, आप कहते हैं 220 वोल्ट सप्लाई हो रही घरों में, इसका मतलब ये क्या है? वी आर एम एस 220 वोल्ट है। तो अब देखिए अगर वी आर एम एस 220 वोल्ट है तो परिपथ में अधिकतम वोल्टेज फिर कितना हो जाता होगा? घर के परिपथ में जो एसी लाइन है, तो यहाँ से वी नॉट जरा निकालिए, अंडर रूट 2 वी आर एम एस आएगा ना, तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2 और रखेंगे 220 वोल्ट। इसका मान रखकर जब कैलकुलेशन करते हो तो 311 वोल्ट आ जाता है। आप घर में जिसमें कह रहे हैं कि 220 वोल्ट चल रही है और वो वोल्टेज अधिकतम जानते हो कहां तक पहुंच रहा है? 311 वोल्ट तक पहुंच रहा है। समझ पाए इस बात को कि अगर हम कहें कि हमारे घर में जो परिपथ है उसमें वोल्टेज अधिकतम कितना जा रहा है तो वो वोल्ट मीटर नहीं नापता। वोल्ट मीटर तो 220 वोल्ट बता रहा है लेकिन जा कितना रहा है? 311, पॉजिटिव 311, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा कितना? 311। तो जब 220 वोल्ट सप्लाई की जा रही है तो 311 प्लस 311 माइनस जा रहा है। अगर हम कहें कि विभवांतर ज्ञात करें इसका वोल्टेज डिफरेंस तो 0 नहीं आएगा। 0 कैसे आएगा? 311 माइनस 311, ऐसे आप करोगे ना तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा 600। अब आप देखिए किस ऐसी परिपथ जिसमें कि आप कह रहे हो 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है उसमें हाईएस्ट जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 622 आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? बहुत अधिक खतरनाक हो जाएगा। और अगर अभी ये 220 वोल्ट डीसी होती, अगर दृष्ट धारा होती 220 वोल्ट तो यहाँ पर 220 वोल्ट ही रहता, तो इसका मान वोल्टेज डिफरेंस अधिक नहीं होता। तो क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाता है एसी डीसी के अपेक्षा एसी खतरनाक क्यों है, डीसी के अपेक्षा एसी अधिक खतरनाक क्यों है, तो अब यहाँ से एक उदाहरण दे दोगे कि अगर डीसी हमने कहा है 12 वोल्ट बैटरी है, इसका मतलब इसका जो कैथोड है उस पर 0 वोल्ट है और जो एनोड है उस पर 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट ही इसका वोल्टेज डिफरेंस अगर करेंगे दोनों का वोल्टेज डिफरेंस तो 12 माइनस 0 बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर एसी करंट है तो यहाँ पर अगर 120 वोल्ट सप्लाई हो रही तो पहली बात हम वी नॉट निकालेंगे, अधिकतम वोल्टेज कितना है? 220 क्या है? वी आर एम एस है, तो अधिकतम निकाला वही 311 हो गया। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो खतरा होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वी पॉजिटिव जाएगा 311, वी नेगेटिव जाएगा 311, तो दोनों का अंतर मैंने निकाला 622 आ गया। तो कहा अगर ये डीसी होती तो केवल कितना वोल्टेज होता? 220, और अगर ये एसी है तो वही 220 की जगह पर कितना वोल्टेज डिफरेंस हो जा रहा है, जो कि उसका 3 गुना लगभग हो गया है, तो ये अधिक उससे अधिक खतरनाक हो जाएगी। तो आप यही पूरा उदाहरण बताओगे। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण ले लेना, 12 वोल्ट का ले लेना या फिर 220 वोल्ट का ले लेना, कि यही कारण है कि एसी खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ किसी भी वोल्टेज पर वोल्टेज डिफरेंस जो है हमको बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। तो पहली बार न्यूमेरिकल में अगर कहीं दिया होगा शिखर मान, उच्चतम मान, तो वो वी नॉट होगा। अगर कहे वोल्ट मीटर से नापा गया तो वो वी आर एम एस होगा। अगर एमीटर से नापा गया तो वो क्या होगा? आई आर एम एस होगा। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक नोट में आप इसको लिख लीजिए। लेकिन नेक्स्ट हेडलाइन आपका होगा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जानना होगा कि वी आई के बीच कलांतर क्या है, वी आई के बीच कलांतर क्या होता है। जैसे हम कहें v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे कहें I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने ये इक्वेशन पढ़ रखा है। अगर किसी परिपथ में जो वी आई ग्राफ है वो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, देखिए ये हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आई जा रहा है और वोल्टेज ऐसे चल रहा है, ये वोल्टेज चल रहा है, ठीक है।
तो आप यहाँ से जरा समझिए ये कलांतर कैसे आप समझ पाएंगे, उसको समझाने का तरीका हम अपना रहे हैं कि ये वोल्टेज का ग्राफ जा रहा है। देखिए जिस समय जीरो टाइम है t इक्वल टू 0, तो इसमें वोल्टेज कहां पर है, 0 पर। ये v नॉट की वैल्यू, v की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। और इसी समय t बराबर 0 पर आप देखिए करंट अपने उच्चतम मान पर I नॉट पर है ना। कि अब हमने करंट का ग्राफ यहां से शुरू किया उच्चतम मान से। इसका मतलब किसी भी परिपथ में ये जो भी परिपथ हमने बनाया है टाइम t पर, t बराबर 0 पर अगर वोल्टेज जो है यहाँ पर 0 बता रहा है, तो उसी समय जो धारा है वो अपने उच्चतम मान है I नॉट पर है। उसके बाद देखिए जब यहाँ धारा 0 हो गई, करंट का मान क्या हो गया, 0, तो इस समय ये जो वोल्टेज है वो अपने उच्चतम मान पर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो धारा है वो वोल्टेज से आगे चल रही है, कितना, 90 डिग्री आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे चल रही है। देखिए जब यहाँ पर ये 0 था, ये हाईएस्ट था, और जैसे एंगल 90 डिग्री गुजर गया, आर्मेचर 90 डिग्री घूम गई, तो 90 डिग्री बाद क्या हो गया, धारा न्यूनतम हो गई और वोल्टेज अधिकतम हो गया। तो जो शुरुआत हुई थी, आप यहां से जरा देखिए, हम डेफिनेशन यहीं से शुरू करते हैं कि इस समय हम कह सकते हैं कि जो भी परिपथ है उसमें जो वैद्युत धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है, आगे है। क्या कहेंगे कि ये जो भी परिपथ है उसमें जो वैद्युत धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है, आगे चल रही है, कितना, 90 डिग्री। तो इसका हम समीकरण यहाँ पर जो होगा, इसमें क्या करेंगे कि वैद्युत धारा को हम अग्रगामी कर देंगे 90 डिग्री, अर्थात इसके एंगल में हम 90 डिग्री प्लस कर देंगे। कहने का मतलब कि वोल्टेज जब अधिकतम होगा उससे पहले ही धारा अधिकतम हो चुकी होगी। कितना पहले, 90 डिग्री मूव करने से पहले। जैसे आर्मेचर मूव की थी तभी तो ये पूरा एक सर्किल प्रोड्यूस हुआ था। यहां से यहां तक कैसे हमने प्राप्त किया था, आर्मेचर हमने कहा था मूव कर रही है और उसके सभी स्थानों पर हम वोल्टेज और धारा के मानों को कैलकुलेट कर रहे थे सारणी में। तो जब आर्मेचर मूव कर रही होगी तो पहले जैसे 0 हो गया वोल्टेज, उसके बाद जब आर्मेचर 90 अंश घूम चुकी होगी तो क्या होगा, वोल्टेज हो जाएगा अधिकतम और धारा हो जाएगी न्यूनतम। तो हम कहेंगे यहाँ पर धारा से तो वोल्टेज से आगे चल रही है, और कितना आगे चल रही है, 90 डिग्री। तो इसको हम पढ़ते ये हैं कि इस परिपथ में जो वैद्युत धारा है वो अग्रगामी है वोल्टेज से, और कितना अग्रगामी है, 90 डिग्री। इसको हम दूसरे प्रकार से भी तो कह सकते हैं, अगर हम करें धारा अग्रगामी है तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि धारा से वोल्टेज पश्चगामी है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि V का समीकरण हम चेंज कर देते, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर हम माइनस कर देते और I का हम समीकरण यही रखते, I इक्वल टू I नॉट साइन। तो देखो चाहे ये लिखे और ये लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री कला में अग्रगामी, कला में 90, ये कला है, यहाँ पर कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। तो चाहे ये कहे चाहे ये कहे कि इस परिपथ में जो वोल्टेज का मान है वो प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है। वोल्टेज पीछे चल रहा है और धारा आगे चले। जब वोल्टेज 0 तो धारा हाईएस्ट, जब धारा हाईएस्ट तो वोल्टेज, जब धारा 0 तो वोल्टेज हाईएस्ट। तो आगे आप नहीं चेक कर पाएंगे, चेक आप यहीं से कर पाएंगे कि अग्रगामी है या पश्चगामी। अच्छा, इस ग्राफ को हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते थे। हम क्या करते हैं कि हमको बताना था कि वोल्टेज आगे चल रहा है, धारा पीछे चल रही है, तो हम धारा को यहां से ले लेते माइनस में, ये I हो गई, और वोल्टेज को हम यहां से शुरुआत कर देते हैं V। यहां पर देखिए, यहां पर कौन आगे था, धारा आगे थी, ठीक, धारा आगे थी। यहां पर वोल्टेज का ग्राफ हम ये मान ले डॉट डॉट वाला, और धारा का ये वाला मान लिया हमने। तो देखिए वोल्टेज का ग्राफ डॉट डॉट वाला, वोल्टेज यहाँ पर क्या है, माइनस V नॉट, ठीक है, और धारा इस समय क्या है, 0। तो बताइए धारा 0 है तो 0 ज्यादा है कि माइनस का V नॉट ज्यादा है, 0 ज्यादा ना। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर ऐसा ग्राफ बनाते तभी हम कहते धारा अग्रगामी चल रही है वोल्टेज से, और कितना, 90 डिग्री। जब आर्मेचर 90 डिग्री घूम जाएगी तो देखिए, ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, V हो जाएगा 0 और धारा हो जाएगी अधिकतम। तो हम पहले स्टेप से ही देखते हैं, उसी से हम अग्रगामी पश्चगामी जान पाते हैं कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। या हम कहेंगे जो वोल्टेज है
जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। तो दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम जो पूरे परिपथ पढ़ाएंगे उसमें हम सदा धारा से तुलना करेंगे वोल्टेज की। ठीक है, आप बुक पे मत जाइएगा कि बुक में हो सकता है एक बार धारा को बताया अग्रगामी, दूसरी बार उन्होंने वोल्टेज को बता दिया। हम हर डेरिवेशन में, हर उसमें परिपथ में हम यही बताएंगे कि धारा से वोल्टेज कितना अग्रगामी है या वोल्टेज कितना पश्चगामी। हम वोल्टेज से धारा को नहीं बताएंगे। तो आप उससे कंपेयर मत करने लगना, ये आपने ऐसे लिखवा दिया, वो वैसे लिखा। आपको चारों चीजें बता दिए हैं। तो अगर हम ये चीज समझ पाए हैं, इस चीज को समझ पाए हैं, तो अब हम परिपथ पढ़ सकते हैं और बहुत ही इजी लगेंगे आपको। बता दें, हमने अपने जमाने में याद किया था, अभी तक नहीं भूले हैं, और तुम इस जमाने में याद कर लो कि तुमको भी भविष्य में कभी ना भूलें। प्रत्यावर्ती परिपथ बिल्कुल कठिन नहीं है। आप देखिए परिपथ होते पहले कितने प्रकार के हैं आप जानते हैं। परिपथ में देखिए क्या हो सकता है, ओमी प्रतिरोध आर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, प्रेरकत्व हो सकता है, इतनी चीजें हो सकती हैं। या फिर ये रेजिस्टेंस होगा, या संधारित्र जुड़ा होगा, या यहाँ पर प्रेरकत्व कुंडली होगी, कुंडली का सिंबल ये होता है। तो परिपथ में केवल किसी भी परिपथ कोई भी हो, आपको लगता है इतने सारे उपकरण इसमें ढेर सारे जुड़े हुए हैं, रेडियो की जब आप आईसी चिप वगैरह देखते हैं तो कहते हैं इतने सारे उपकरण जुड़ते हैं, ये सब है क्या? तो या फिर रेजिस्टेंस है, या वहां कैपेसिटर है, या वहां पर प्रेरकत्व है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये तो खुद में ओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, कैपेसिटर जो है संधारित्र, आपने अभी तक कैपेसिटर पढ़ा है और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस पीछे नहीं पढ़ा है। कैपेसिटर का अपना खुद में रेजिस्टेंस होता है जिसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस, खुद का प्रतिरोध होता है जिसको हम XL से लिखते हैं, और इसके प्रतिरोध को हम R से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबका अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है, और इसमें क्या होगा, केवल प्रतिरोध होगा, इसमें प्रतिरोध के साथ साथ धारिता भी होगी, इसमें प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व भी होगा। स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व, अभी पीछे पढ़ के आया हो ना, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण। तो अब इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज से कितने परिपथ बनेंगे समझिए। यहाँ पर कितने परिपथ बन जाएंगे, एक परिपथ बन जाएगा एल, चलिए आर से शुरू करते हैं। आर परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध हो। दूसरा एल परिपथ जिसमें केवल कुंडली जुड़ी हो, प्रेरकत्व हो। सी परिपथ जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा हो और कुछ नहीं हो। और 4 नंबर एल आर परिपथ जिसमें प्रेरकत्व हो और ओमी प्रतिरोध हो। 5 एलसी परिपथ, और एलसी परिपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, कम्युनिकेशन मीडियम में इसी का यूज होता है, एलसी परिपथ का ही। 6 नंबर हो गया सीआर परिपथ, सीआर नहीं C-R है, सीआर नहीं है। 7 हो जाता है LCR परिपथ। ये 7 परिपथ बनते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है LC और LCR। LCR इसलिए पूछा जाता है, अगर आपको LCR परिपथ आता है इसका मतलब आपको पूरी जानकारी है, सारे परिपथ आते हैं, ये मतलब हुआ LCR का। और LC इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन मीडियम में जो आपकी ये होते हैं टावर्स वगैरह होते हैं, जहां से सिग्नल को फिर से इंप्रूव किया जाता है, उनको प्रवर्धित किया जाता है। जैसे मोबाइल से आपके सिग्नल चलते हैं, टावर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके जो सिग्नल्स चलते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो आपका होता है वो आयाम धीरे धीरे घट जाता है और ये कमजोर हो जाते हैं। तो इनको फिर से इनको प्रवर्धित करने के लिए, आयाम को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर टावर को लगाना पड़ता है। तो टावर पर ये एक प्रकार से एलसी परिपथ लगा होता है जो क्या कर देता है, उसको फिर से प्रवर्धित कर देता है और आगे गंतव्य स्थान तक भेज देता है। अगर बीच में टावर कहीं पर नहीं है तो क्या होगा, वहां पर सिग्नल प्रवर्धित नहीं होंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि अगले टावर तक पहुंच ही नहीं पाए और बीच में ही रह गए, तो बताने लगा क्या, नेटवर्क नॉट अवेलेबल। तो ये एलसी परिपथ उसमें काम करता है। फर्स्ट लेना आपकी पड़ेगी आर परिपथ। अब आर परिपथ क्या होता है? वह परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध आर होता है, ना तो धारिता होती है ना तो प्रेरकत्व होता है। अब इसको कैसे आप बनाएंगे? ये आपने रेजिस्टेंस बना दिया आर और यहाँ पर आपने एसी लाइन को जोड़ दिया। एसी लाइन का सिंबल ये होता है। अब आप बैटरी नहीं जोड़ोगे, डीसी का सिंबल ये होता था ना, ये डीसी लाइन का होता था। एसी लाइन का सिंबल ये होता है, इस प्रकार से कहीं बना है, इसका मतलब वहां पर
AC करंट आ रहा है जो कि खतरनाक है। ठीक, तो ये आपका इसमें कितने फिगर बनेंगे, एक ये बना, इसको हम कहेंगे R परिपथ मैंने बनाया है, R परिपथ। दूसरा हम एक इसका बनाएंगे ग्राफ, VI ग्राफ इसको हम कहेंगे। देखिए हम सभी परिपथों में जितने भी पढ़ाएंगे वोल्टेज को बनाएंगे डायरेक्ट लाइन से, वोल्टेज को डायरेक्ट लाइन से, और करंट को हम बनाएंगे डॉटेड लाइन से हर एक परिपथ में। आपको कोई कंफ्यूजन पहचानने में नहीं होना चाहिए। जहां डॉटेड लाइन होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, I को। ये होगा फेजर ग्राफ, और ये फेजर ग्राफ आपको सारे परिपथ याद करने में बहुत मदद करेगा। जो हमने यहाँ पर बनाया है ये फेजर ग्राफ है, और ये जो है ये है VI ग्राफ। VI ग्राफ का मतलब है वोल्टेज धारा ग्राफ। ये वोल्टेज धारा ग्राफ है, और ये जो है प्लस होगा, लेकिन क्या क्या प्लस होगा, वोल्टेज भी और धारा भी, और इधर की ओर माइनस होगा, क्या, वोल्टेज भी और धारा भी माइनस को होगे, उच्चतम मान तक ये जाएंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के फिगर बनेंगे। एक ये परिपथ बनेगा जो कि बताता है R परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध जुड़ा होता है। ये फेजर ग्राफ है जो कि V और I के बीच का एंगल बताएगा कि कितने अंश पर कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी चल रहा है। और ये हमारा VI ग्राफ है जो कि ये भी प्रत्येक बिंदु पर मान को बताएगा, अग्रगामी पश्चगामी भी बताएगा, और प्रत्येक बिंदु T के प्रत्येक समय पर V और I के मानों को भी ये बताएगा। तो इसमें देखिए फेजर ग्राफ क्या बता रहा है, हमने जिस डायरेक्शन में I बनाया है उसी डायरेक्शन में R भी बनाया है। तो ये क्या बता रहा है कि इस परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोई कलांतर नहीं होता, कलांतर शून्य होता है। कहने का मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, हम सफर बन के साथ साथ चलते हैं। देखो 0 पर दोनों 0, ठीक, यहाँ 0 समय पर दोनों 0, और जब आधा चक्कर कुंडली घूम चुकी π/2 90 डिग्री आधा चक्कर नहीं, जब 90 डिग्री आर्मेचर घूम गई तो दोनों एक साथ क्या हुए, अधिकतम हुए। I0 भी है और V0 भी है। फिर जब 180 अंश आर्मेचर घूम गई तो दोनों एक साथ क्या हुए, 0 हुए। मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की कला में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल R होता है ओमी परिपथ कहलाता है। और इसका फेजर ग्राफ ये बता रहा है कि V और I के बीच कोई कलांतर नहीं होता है, और इसका ग्राफ भी बता रहा है कि दोनों V और I परिपथ में साथ साथ अधिकतम साथ साथ न्यूनतम होते हैं। आगे ग्राफ ये मत समझिएगा कि परिपथ में ऐसे कंपन करते हुए चल रहा है। ग्राफ ये बताता है कि परिपथ में जिस समय धारा अपने उच्चतम मान पर होगी उसी समय वोल्टेज भी अपने उच्चतम मान पर होगा। जिस समय धारा शून्य होगी उसी समय वोल्टेज भी शून्य होगा, क्योंकि इसमें ओम का नियम लगेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V बढ़ रहा I भी बढ़ रहा, जब V अधिकतम हुआ तो I भी अधिकतम हुआ। यहाँ ओम का नियम लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओमी परिपथ है। और जब इसमें कैपेसिटर और वो सब जुड़ जाएंगे तो ओम कला वहां पर नहीं यूज होगा। ओम का जो नियम है वो बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज होगा, V = V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस परिपथ में क्या क्या हम लिखवाएंगे, हम हर परिपथ में पहले उसकी पहचान लिखवाएंगे, उस परिपथ का सिंबल क्या होता है वो परिपथ बनवाएंगे, पहचान लिखवाएंगे, फिर फेजर ग्राफ में बताएंगे फेजर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक को लिखने का जो तरीका है वही तरीके से हम सबको रिपीट करते चले जाएंगे। 2-3 के बाद तुम खुद बताने लगोगे, इसमें याद हो जाए तुमको जिससे यहीं पर। तो इसके बारे में लिखिए तो पहले, चलिए समझ गए। नेक्स्ट है एल परिपथ, आप समझ लीजिए, नेक्स्ट टाइम लिखवा देंगे नेक्स्ट डे। एल परिपथ क्या होता है अब तो जान गए हो, क्या लिखोगे पहले, वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व होता है या जिसमें केवल कुंडली जुड़ी होती है, वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व होता है, कुंडली जुड़ी होती है। अब इसके लिए फेजर ग्राफ समझोगे तो कलांतर बता पाओगे। इसका फेजर ग्राफ ऐसे बनता है, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट, अब इसमें हम क्या कहेंगे, फेजर ग्राफ से ही देखो स्पष्ट है कि पहले बात यहाँ बताओगे वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व होता है एल परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में वोल्टेज जो होता है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वोल्टेज आगे जा रहा है ना, तो इस वोल्टेज को हम VL शार्ट में लिखे ले रहे हैं। VL मतलब ये वोल्टेज किसका है, प्रेरकत्व के कारण, ठीक है।
इस परिपथ में प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अब वोल्टेज आगे चल रहा है, तो अगर वोल्टेज का ग्राफ, अगर हम धारा का ग्राफ यहां से बना रहे हैं, ये धारा का ग्राफ है, तो वोल्टेज का ग्राफ यहां से चलेगा। ये समझ में हमने कहा था वोल्टेज को हम डायरेक्ट बनाएंगे, डॉट डॉट से किसको बनाएंगे, धारा को बनाएंगे। तो ये इसका ग्राफ बनेगा VI ग्राफ, ये VI ग्राफ हुआ इसका, ये फेजर ग्राफ हुआ। और इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज को अग्रगामी करना है, π/2। चाहे वोल्टेज को अग्रगामी करो, इसमें जोड़ो चाहे इसमें घटाओ। अब देखो डेफिनेशन दो प्रकार से दे सकते हो कि इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो हम पश्चगामी से नहीं डिफाइन करें, हम जितने परिपथ डिफाइन करेंगे किससे, कि इस परिपथ में प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो जब हम यहाँ वोल्टेज को अग्रगामी किए हैं तो वोल्टेज में ये जोड़े हैं। अगर हम कहते हैं कि धारा पश्चगामी है तो यहाँ पर इसमें माइनस करते, इसमें हम कुछ नहीं करते। और ये भी यही बता रहा है, देखो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, अधिकतम, और धारा क्या है, न्यूनतम। और 90 डिग्री बाद क्या हो जाएगा कि धारा अधिकतम और वोल्टेज न्यूनतम। तो 90 डिग्री बाद जो है उनके परस्पर मान बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है 90 डिग्री अग्रगामी और पश्चगामी है। यहाँ पर पूरा फिगर वैसे बना लोगे जैसे हमने बनाया था अभी, प्लस और माइनस, V भी और I भी। समझ गए कि नहीं, फेजर ग्राफ से सब पता चलता है। ये एक बस याद कर लो कि VL को आगे चलना पसंद है, नीचे पसंद नहीं है, तो VL अग्रगामी, ठीक है। पीछे जाना नहीं पसंद तो VL अग्रगामी, बस सब याद हो गया, समझ लो। बस हमको याद कर लो, आगे चलते हैं, बस कुछ नहीं।